मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश का इतिहास। उसके अंतर्गत जो मध्य प्रदेश के इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटना है, उसके अंतर्गत जो मध्य प्रदेश में जो प्राग ऐतिहासिक काली घटना है, उसके हम इसमें करेंगे एमसीक्यू। तो प्लीज पूरा लेक्चर वॉच करना। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक काल शैल चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो उसका आंसर है भीमबेटका। तो आपसे यहाँ से पहला ही प्रश्न बनेगा कि भीमबेटका किस काल का है? तो वो है प्राग ऐतिहासिक काल का। भीमबेटका किस जिले में आता है एमपी के? तो ये आता है रायसेन के। भीमबेटका में जो शैल चित्रों की खोज हुई है, ये किसने किया है? तो ये किया है विष्णुधर वाकड़कर ने। और ये कब किए हैं? तो ये किए हैं 1957 में। हुआ क्लियर? जो भीमबेटका है, इसे यूनेस्को में 2003 में शामिल किया गया था। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं। शैल चित्र कहाँ पाए गए हैं? भीमबेटका में। इसकी जो खोज है विष्णुधर वाकड़कर ने कब की थी? तो वो की थी 1957 में। ये किस जिले में आता है? तो ये आता है रायसेन में। और इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? तो 2003 में इसे शामिल किया गया। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो उसका आंसर है डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने। कब की थी? तो ये 1957 में की थी। जो भीमबेटका कहाँ पर आता है, किस जिले में आता है? तो ये है रायसेन जिले में आता है। ठीक है। भीमबेटका को जो यूनेस्को की साइड में कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 2003 में। हुआ क्लियर? और चौथा क्वेश्चन, भीमबेटका किस काल की है? तो ये प्राग ऐतिहासिक काल की है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और इन शैल चित्रों में कितने प्रकार के रंगों का यूज किया गया है? तो ये ध्यान रखना, 16 प्रकार के रंगों का यूज किया गया है इन शैल चित्रों में। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल को कितने उपकालों में बांटा गया था? तो हर एक काल को 3 भागों में बांटा गया है। जितने भी काल है, तो वो है इसका आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लमेटा घाट या तिलवाड़ा घाट जो 2 स्थल है, कौन से स्थल है? ये पाषाण कालीन स्थल है। ये वर्तमान में किस जिले में आते हैं? तो इसका आंसर है जबलपुर जिला। ये ध्यान रखना कि जबलपुर जिले में 3 घाट आते हैं। एक है भेड़ा घाट, एक है तिलवाड़ा घाट और एक है लमेटा घाट। हुआ क्लियर? पौराणिक कहानी में ऐसा मिलता है कि जो तिलवाड़ा घाट है, यहाँ पर इंद्र आए थे। और इंद्र क्यों आए थे? अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जित करने आए थे। तो इस दुनिया का सबसे पुराना घाट कौन सा है? तो वो है तिलवाड़ा घाट। यहाँ तक कि जो महात्मा गांधी की अस्थियां भी है, वो भी तिलवाड़ा घाट में ही विसर्जित हुई है। महात्मा गांधी जो है जबलपुर 4 बार आए थे। ठीक है। तो जो तिलवाड़ा घाट बोले या लमेटा घाट बोले या भेड़ा घाट बोले, कहाँ पर है? ये जबलपुर में स्थित है वर्तमान में। ये भी ध्यान रखना, जो जबलपुर जिला का जो नाम है, ये जबाली ऋषि के नाम पर रखा गया है। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवरी गुफा मनुआ भान टेकरी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है भोपाल जिले में स्थित है। हुआ क्लियर? नेवरी मनुआ भान, ये तो आप कर लेना याद, इसे कर लो आईएमपी कि मनुआ भान टेकरी जो कहाँ पर है, वो भोपाल में स्थित है। नेवरी गुफा भी कहाँ पे स्थित है? ये भी भोपाल में स्थित है। और आपसे 3 घाट पूछेगा, भेड़ा घाट, लमेटा घाट, तिलवाड़ा घाट, ये कहाँ पर स्थित है? ये जबलपुर में स्थित है। हुआ क्लियर? राम घाट पूछेगा कहाँ पर है? तो ये उज्जैन में। उज्जैन में और एक क्या है? वो है महाकाल की नगरी। क्या है? उज्जैन। और जो कालिदास में कहाँ के थे? ये भी उज्जैन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यूना नदी के किनारे रामघाट और श्याम घाट नामक 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो उसका आंसर है आंसर डी, ए खत्री के द्वारा खोज की गई थी। रामघाट पूछे या श्याम घाट पूछे, ये किस नदी किनारे है? तो ये स्यूना नदी किनारे है। जो ये स्यूना नदी है, ये किस जिले से बहती है? तो वो है मंदसौर जिला। और इस नदी किनारे एक मंदिर है, वो मंदिर है पशुपति। पशुपतिनाथ का मंदिर भी नदी किनारे है। हुआ क्लियर? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है वनडे एग्जाम में कि पशुपतिनाथ मंदिर जो है किस नदी किनारे है? तो वो स्यूना नदी के किनारे है। ये कहाँ स्थित है? किस जिले से बहती है? तो ये बहती है मंदसौर जिले से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग पर्त
के साक्ष्य नर्मदा नदी के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये ध्यान रखना, ये जो साक्ष्य है ये नर्मदा नदी के भेड़ाघाट क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ पर है? ये जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में 3 घाट है, एक है लमेटा घाट, तिलवाड़ा घाट और भेड़ा घाट। जो तिलवाड़ा घाट है इस दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट घाट है। ऐसा माना गया है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि यहाँ पे इंद्र अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करने आए थे। यहाँ तक कि जो महात्मा गांधी भी हुए हैं, उनकी भी अस्थियां तिलवाड़ा घाट में ही विसर्जित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेड अवयवों के विकास को अनुरूपित किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है बी मिश्रा के द्वारा किया गया था। भीमबेटिका के चित्रों में कितने रंगों का प्रयोग किया गया है? तो आपको मैं बता चुका हूँ कि इसमें 16 रंगों का उपयोग किया गया है। भीमबेटिका किस जिले में है? तो ये है रायसेन जिले में। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी विष्णुधर वाकड़कर ने की थी। कब की थी? तो 1957 में की थी। और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 2003 में शामिल किया गया था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शव के साथ कुत्तों के दफनाए जाने वाले के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? कहने का मतलब ये है कि जो मानव जो शव होता है उसके साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। ऐसे साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? इस साक्ष्य से प्रमाण हमें ये मिलते हैं कि इस काल में जो समाज था वो ये मानता था कि इस व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा, और जब ये जन्म होगा तो कुत्ता भी इसके साथ जन्म लेगा और ये उसकी सुरक्षा करेगा। कौन? कुत्ता। इसीलिए मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण हमें कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं आदमगढ़ से। और जो ये आदमगढ़ है ये किस जिले में आता है? तो ये वर्तमान के नर्मदापुरम जिले में आता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये ध्यान रखना, जो पहिए का आविष्कार है ये नवपाषाण काल में हुआ था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था पूरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। और जो पहिए का आविष्कार कब हुआ था? ये हुआ था नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारवे संस्कृति, एक्चुअली ये जारवे है, ठीक है। जारवे संस्कृति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में विस्तृत है? तो ध्यान रखना, जो ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है, भारत में यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ही जो जारवे संस्कृति है ये यहाँ पे पाई गई थी। और ये अपना प्यारा एमपी है, और ये जो एमपी टच है यहाँ इस क्षेत्र से, एमपी का वो क्षेत्र है कौन सा? वो है मालवा। तो इसका आंसर क्या होगा? मालवा। जो मालवा क्षेत्र है जहाँ पर उज्जैन था, नागदा था, ठीक है, ये क्षेत्र जो है यहाँ पर हमें क्या मिलती है? जारवे संस्कृति मिलती है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका जो मूल है वो महाराष्ट्र है, परंतु महाराष्ट्र कनेक्ट है मालवा से एमपी के। तो आप सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा किस क्षेत्र पूछेगा, तो ये इसका आंसर होगा ओनली कौन सा? मालवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा मानव के नाम से प्रसिद्ध मानव का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो उसका आंसर है हथनौरा। हथनौरा से पहली बार वहां से मानव के साक्ष्य मिले थे। तो जो खोज करता है उसने उस मानव को नाम दे दिया कौन सा? नर्मदा मानव। हुआ क्लियर? और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो हथनौरा है ये किस जिले में आता है? तो ये आता है सीहोर जिले में, ठीक है। यानी भोपाल से 50 किलोमीटर दूर सीहोर जिला है। सीहोर जिले में ही हथनौरा है। हथनौरा में ही मानव के साक्ष्य मिले हैं। खोजकर्ता ने उस मानव को नाम दिया क्या? नर्मदा मानव। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि नर्मदा मानव के प्रमाण कहाँ से मिले हमें? तो ये मिले हैं सीहोर जिले के हथनौरा से। हुआ क्लियर? ये फैक्ट है कुछ जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपसे कि ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृति है ये किस जिले में कौन कौन सी थी? तो जो डोंगवाना है ये थी उज्जैन में। नागदा कहाँ थी? उज्जैन में। आजादनगर कहाँ पर है? इंदौर में। खेड़ी नावा कहाँ पर है? होशंगाबाद में। इसका नाम भी वर्तमान में क्या हो गया? नर्मदापुरम हो चुका है, ठीक है। बेसनगर विदिशा का ओल्ड नाम है। त्रिपुरा कहाँ पर है? तो जबलपुर में है, ये गलत लिख गया है, ठीक है। जो खल घाट है, खल घाट जो है ये है धार में।
हुआ क्लियर? ये कुछ मुख्य मुख्य ताम्र पाषाणकालीन स्थल थे। यहाँ से इतने क्वेश्चन बने हैं कि नागदा किस जिले में आता है, डोंगवाना किस जिले में आता है, तो आपको जिला और वो ताम्र पाषाणकालीन जो स्थल है वो याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका जो प्राग ऐतिहासिक काल का जो एमसीक्यू है समाप्त होता है और इसकी जो पीडीएफ है ये आपको प्राप्त हो जाएगी मीमांसा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल, तो प्लीज उसे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में 1 जून को आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इस जो सीरीज में हम एपी में जितने क्वेश्चन मध्य प्रदेश में आ चुके हैं अब तक उन क्वेश्चन को इसमें लिया जा रहा है। ठीक है, उसके पीआईक्यू है और साथ साथ जो एमपीपीएससी एग्जाम लेता है जैसे कि असिस्टेंट टेक्सेस के लेता है, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर लेता है, एमपी फॉरेस्ट लेता है। ठीक है, इन सभी के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है जो आपके एपी के 2025 के एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज पूरा लेक्चर वॉच करना। फर्स्ट क्वेश्चन है मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना, मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुण नरेश मिहिर कुल को परास्त करने वाले यशोधर्मन का संबंध खालिस्तान राजवंश से है। तो ध्यान रखना, जो हुण नरेश है मिहिर कुल को परास्त करने वाले यशोधर्मन का संबंध जो है ओलिवर राजवंश से था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सही जोड़ी मिलाइए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। ध्यान रखना, जो राजा मर्दन सिंह हैं इनका संबंध रहा है भानपुर से और राजा दौलत सिंह हैं इनका संबंध रहा है नेमावर से और राजा बख्तवली है इनका संबंध रहा है सागरी से और राजा मुरीद अली है इनका संबंध रहा है महू से। तो आप मिलान कर लेना। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश पीएससी है उसमें अभी हाल ही में 2024 में सिलेबस चेंज किया गया है और ये सिलेबस के अंतर्गत राजवंश को ऐड किया गया है। तो जितने भी राजवंश हैं उनका संबंध किस क्षेत्र से है ये आपको याद होना चाहिए। तो एक बार वो देख चल जाना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है जो आपका एग्जाम हो उसमें कोई और राजवंश पूछ ले या कोई और स्थान पूछ ले, इसलिए आपको ये सारे राजवंश के स्थान याद होना चाहिए कि किनका संबंध किस स्थान से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ताम्र पाषाणकालीन पुरा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, बोल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जिला है, उस जिले का नाम है अहमदनगर। अहमदनगर में जोरवे संस्कृति है और ये संस्कृति जो है ये ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। हुआ क्लियर? और जो मोनोटी है और आवरा ये दोनों जो है मंदसौर जिले में है मध्य प्रदेश में और जो कायथा है ये उज्जैन में है, ये मध्य प्रदेश में है। यानी कि एमपी में ये भी है, मध्य प्रदेश में ये भी है और मध्य प्रदेश में ये भी है। और जो जोरवे संस्कृति है ये हमें प्राप्त होती है कहाँ से? महाराष्ट्र के अहमदनगर से। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पूछा उसने नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जोरवे। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी अवंतीबाई लोधी एवं ब्रिटिश सेना के मध्य युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो ध्यान रखना, रानी अवंतीबाई लोधी और ब्रिटिश सेना के बीच 23 नवंबर 1857 1857 को ये युद्ध हुआ था मंडला के खेरा नामक स्थान पर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए खैरा। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि जो रानी अवंतीबाई है उन्होंने ब्रिटिश सेना के जो डिप्टी कमिश्नर थे उससे परास्त किया था और उस डिप्टी कमिश्नर का नाम था, वो था, उसका नाम था वार्डिंगटन। ठीक है, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि ये 1857 में मंडला में जो खैरे नामक स्थान पर अवंतीबाई का विद्रोह किसके साथ हुआ था? तो वो है वार्डिंगटन। हुआ क्लियर? और ये परास्त हुआ था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौ शाह सांग चरित्र किस परमार शासक के जीवन पर आधारित है? तो ध्यान रखना, जो नौ शाह सांग चरित्र एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी में पद्मगुप्त, क्या नाम है उनका? पद्मगुप्त, पद्मगुप्त परिमल परिमल द्वारा रचित है। वह क्लियर? और इसमें हमें जानकारी मिलती है किसकी? सिंधु राज
और इसमें हमें सिंधु राज के जीवन या उनके इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना, जो नौ सांक सच्चरित्र है, ये जो है संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैनी भुजंग किस कल्चुरी शासक को कहा जाता था? तो ध्यान रखना, जो उज्जैनी भुजंग है ये राजशेखरन द्वारा लिखित सिद्ध सालभंजी का, क्या है वो, सिद्ध सालभंजी का में युवराज देव प्रथम को उज्जैन भुजंग कहा गया था। वह क्लियर? और जो युवराज देव है ये कलचुरी शासक थे और इनके दरबार में राजशेखर रहता था। इसके द्वारा जो बुक लिखी गई है, एक है काव्य मीमांसा और एक है विशुद्ध सालभंजी का। विशुद्ध सालभंजी का है, इसमें देव युवराज देव को उज्जैनी भुजंग कहा गया है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका जो मध्य प्रदेश में 2 मार्कर या 3 मार्कर होता है, उसके लिए भी एक आईएमपी फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ की गुफा कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, जो बाघ की गुफा है ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। ऑप्शन सी सही होगा। यह जो है नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है, उस नदी का नाम है बागिन नदी। बागिन नदी के तट के किनारे है धार जिला, ठीक है। इन गुफाओं की जो खोज है, जो बाघ की गुफा है, इस गुफा की जो खोज है वो जो है 1818 को हुई थी, 1818 में की गई थी। किसके द्वारा की गया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है, वो है डेजर फील्ड, ठीक है। ये इसके द्वारा किया गया था खोज। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, और गुफा कहाँ मिलती है ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1708 ईस्वी में भोपाल रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना, भोपाल रियासत की स्थापना जो है अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान द्वारा सन 1724 में 1724 में की गई थी। और ये ध्यान रखना, जो दोस्त मोहम्मद खान है ये मुसलमान सेना का एक कमांडर था। और कहाँ का था? तो ये था मंगलगढ़ का। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विद्रोही क्रांति में कब शामिल हुए थे? तो ध्यान रखना, जो रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला है और सीताराम कंवर है, ये अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था 1857, 1857 क्रांति हुई थी, उसमें शामिल हुए थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थौना लुहारी गोलीकांड घटना कब घटित हुई थी? तो स्वतंत्रता आंदोलन में निमाड़ जिले में तैनात थौना लुहारी गोलीकांड घटना जो है 1939 को हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट शासन दंती दुर्ग ने उज्जैन में निम्न में से किस महादान को संपन्न किया था? तो ध्यान रखना, जो राष्ट्रकूट शासक हुआ है दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरणागर्भ हिरणागर्भ नामक महादान को संपन्न किया था। और 8वीं शताब्दी में मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य आधिपत्य को उखाड़ फेंका और हिरणागर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था। यह अनुष्ठान जो है ब्राह्मणों की मदद से किया जाता है और यह माना जाता है कि बलिदान करने वाले का क्षत्रिय के रूप में पुनः उत्पत्ति होती है, भले ही उसका जन्म जो है क्षत्रिय में ना हो। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या है? हिरणागर्भ। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय शताब्दी ईसा में बोधि वंशी राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र पर था? तो ध्यान रखना, तृतीय शताब्दी ईसा में बोधि वंश राजाओं का अधिकार त्रिपुरा क्षेत्र आज का जबलपुर में था। बोधि शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के जो हैं उसमें 4 शासकों का उल्लेख मिलता है। एक है श्री बोधि, एक है बटु बोधि, एक है चंद्र बोधि और एक है शिव बोधि के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो क्वेश्चन है कि किन किन राजाओं का उल्लेख मिला है, ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश की किसी एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये 4 जो सिक्के हैं जो नाम प्राप्त हुए हैं, ये नाम भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो गंजन सिंह कुरकू ने मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था।
हुआ क्लियर? ठीक है। और भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा 9 अगस्त 1930 को जंगल सत्याग्रह प्रस्तावित किया गया था। जंगल सत्याग्रह की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश से तुरिया जो है ये सिवनी जिले से स्टार्ट हुआ था। हुआ क्लियर? अब कभी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन कर ले कि जंगल सत्याग्रह एमपी में क्यों हुआ था? क्योंकि इसकी जो प्रेरणा थी इस सत्याग्रह की वो डांडी मार्च यात्रा से थी। लेकिन भारत में जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर जंगल सत्याग्रह इसको क्यों बोला गया? तो उसके पीछे रीज़न है क्योंकि जो डांडी मार्च है वहाँ पर नमक कानून तोड़कर अंग्रेज़ों का जो कानून था उसे तोड़ा गया था, ठीक है? लेकिन जो एमपी है यहाँ पर जंगल अधिक होता है, यहाँ पे जंगल अधिक है और जो गुजरात है वहाँ नमक है, ठीक है? यहाँ पे जंगल के नियम थे और वहाँ पे नमक बनाने के नियम थे। इस प्रकार से जहाँ पे जंगल होगा तो उसके नियम तोड़े जाएँगे, इसलिए एमपी में जंगल सत्याग्रह हुआ था और उसी पैरेलल में जो गुजरात है वहाँ नमक होता है इसलिए वहाँ पे नमक कानून तोड़ा गया था। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? सिवनी। ये ध्यान रखना। कभी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन कर ले तो आप उसका ये जवाब देना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? तो ध्यान रखना 6 जनवरी 6 जनवरी 1818 यानी 1818 को सर थॉमस हिसपोल, क्या बोला मैंने? सर थॉमस हिसपोल और मल्हार राव होलकर के बीच में मंदसौर की संधि हुई थी। हुआ क्लियर? मालवा क्षेत्र में मालवा क्षेत्र में जो हमीरपुर की लड़ाई के बाद इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा होलकर ने सतपुड़ा पहाड़ी का जो दक्षिण भाग है वो अंग्रेजों को दे दिया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मल्हार राव होलकर। हुआ क्लियर? तो आपको इस क्वेश्चन से 1818 भी याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ चुका है कब हुई थी। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया है किसके बीच हुई थी, ठीक है? अब ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे नेक्स्ट लेवल में कि संधि जो हुई थी 1818 को मल्हार राव होलकर और अंग्रेजों के बीच में, उस संधि में मल्हार राव होलकर ने जो अंग्रेज है उनको क्या दिया था? तो वो दिया था सतपुड़ा पहाड़ी का दक्षिण भाग अंग्रेजों को दे दिया गया था। हुआ क्लियर? और इस संधि को हम मंदसौर संधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसके शासन काल में सास बहू मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था? तो ध्यान रखना जो सास बहू मंदिर है ये कहाँ पर है? ये ग्वालियर में, ठीक है? इसका जो निर्माण कार्य है ये पूर्ण हुआ था महीपाल के शासन काल में। हुआ क्लियर? और ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है और इसी मंदिर के पीछे एक दीवार है और दीवार में एक स्क्रिप्ट है, एक अभिलेख है और उस अभिलेख में हमें शून्य का शून्य का उल्लेख मिलता है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन कर ले कि शून्य का उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त होता है तो वो है ग्वालियर अभिलेख में। किस मंदिर के पीछे मिलता है तो वो है सास बहू। एक्चुअली ये सास बहू नाम नहीं है, इसका नाम है सहस्त्र बहू। हुआ क्लियर? और जो ये मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है और ये किसके काल में बना था? तो ये महिपाल के काल में बना था। और जो ये महिपाल है ये कौन सा राजा था? तो ये था कच्छप घात राजवंशी राजा था। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और कच्छप घात राजाओं ने ही एक मंदिर बनाया था कहाँ पर? मुरैना में। और उस मंदिर को बोलते हैं 64 योगिनी मंदिर। और इस मंदिर का डिजाइन लिया गया था कहाँ पर? ओल्ड जो संसद थी हमारी जो 1921 में थी, उस संसद का डिजाइन यहीं से लिया गया था। इसलिए जब 2021 में जब नई संसद बनाई गई थी या नींव रखी गई थी, उसी साल जो आईएएस का एग्जाम हुआ था प्री का, उसमें क्वेश्चन कर लिया था कि जो 64 योगिनी मंदिर हैं ये किस राजाओं द्वारा बनाया गया था? क्वेश्चन ये था, परंतु उसका संबंध किससे था? उसका संबंध था करंट से, क्योंकि 2021 में ही नींव रखी गई थी किसकी? नई संसद की। एक कारण। और दूसरा कारण है 1921 में इसकी नींव रखी गई थी ओल्ड संसद की और 2021 में से 100 साल हो रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन वहाँ से उठा था, ठीक है? तो कभी भी ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं उसका संबंध कहीं न कहीं करंट से होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ध्यान रखना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह महाकौशल से संबंधित थे और जो
ठाकुर निरंजन सिंह थे, ये नरसिंहपुर जिले में पैदा हुए थे, जो डिवीजन जो है जौनपुर क्षेत्र में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, महाकौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ध्यान रखना, मंदसौर अभिलेख की रचना वत्स भट्टी के द्वारा की गई है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? और ये जो अभिलेख है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। इसका प्राचीन नाम जो है, इसका मंदसौर का नाम था दसपुर था। इस अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी ने एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। यहाँ पे जो आपका है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो PYQ है समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको कोई सब्जेक्ट की डिमांड हो जिसमें आपको दिक्कत हो, उसका मैं MCQ ला दूंगा ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल। ठीक है, प्लीज़ कमेंट कर लेना। ओके, थैंक्स। इसकी PDF आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल पे, तो ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। पहला क्वेश्चन है, सांची स्तूप प्रारंभिक रूप से मूल रूप से खालिस्तान निर्मित एक छोटा संरचना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सांची स्तूप का जो निर्माण है ये हुआ है ईंटों से। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? सांची स्तूप जो है ये अशोक द्वारा निर्मित है और ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कि सांची स्तूप जो है यह भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो वो है सांची स्तूप है। हुआ क्लियर? इसका दो नाम है, एक है काकड़ायन स्तूप और एक है बौद्ध श्री पर्वत। हुआ क्लियर? और इस स्तूप में दो बौद्ध भिक्षुओं की जो अस्थियां का संरक्षण किया गया है, एक है सारिपुत्र और एक है महामोगलायन। हुआ क्लियर? तो सांची स्तूप की खोज है ये 1818 में जनरल टेलर द्वारा की गई थी। और सांची स्तूप जो है इसे विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया है कब? 1989 को। हुआ क्लियर? और 2017 में 200 के नोट में सांची स्तूप का छायाचित्र अंकन किया गया था। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? जो तात्या टोपे हैं इनका जन्म जो है ये हुआ था महाराष्ट्र में। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि झांसी की रानी के साथ ग्वालियर पर अधिकार करने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनकी? तात्या टोपे की। हुआ क्लियर? लेकिन क्या हुआ कि एक था कौन? जमींदार। कहाँ का? नरवर का। नरवर का जो जमींदार था उसका नाम था मानसिंह। मानसी की सहायता से ही तात्या टोपे को अंग्रेज पकड़ लेते हैं। कब पकड़ते हैं? ये पकड़ते हैं 7 अप्रैल 1859 को। हुआ क्लियर? और 18 अप्रैल 1859 को इन्हें कहा? शिवपुरी में। शिवपुरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में फांसी दी जाती। यहाँ पे क्वेश्चन किया है, ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? तो ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश एम्पायर ने जो तात्या टोपे को फांसी दी थी 18 अप्रैल 1859 को, कहाँ पर? शिवपुरी में दी थी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, शिवपुरी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड का अलैयत समुदाय आला उदल और उनके द्वारा लड़े गए खालिस्तान युद्ध के बारे में गाता है। तो ध्यान रखना, जो बुंदेलखंड है वहां पे दो योद्धा हुए हैं, उनका नाम है आला और उदल। हुआ क्लियर? आला उदल जो है बुंदेलखंड के राजा परमारदी देव जो है इनके ये सेनापति थे। हुआ क्लियर? और परमारमी देव जो है इनके जो दरबार है यहाँ पर होते थे जगनी। ठीक है, और जगनी ने जो है आला खंड लिखा है। क्या लिखा है? आला खंड लिखा है। ठीक है, आला खंड लिखा है। और आला खंड में जो है आला उदल द्वारा 52 युद्ध की लड़ाई का उल्लेख है। हुआ क्लियर? और जो आला उदल की मृत्यु होती है, ये ध्यान रखना, आला उदल की मृत्यु जो है पृथ्वीराज तृतीय के साथ लड़ते हुए हो जाती है। हुआ क्लियर? ये भी क्वेश्चन आता है कि आला उदल की मृत्यु किसके साथ लड़ते हुई थी? तो वो हुई थी पृथ्वीराज तृतीय के साथ। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 52 युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा शोषित वर्ग संघ की
स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? ठीक है। तो ध्यान रखना, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इनका जन्म जो है कब हुआ था? ये हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। हुआ क्लियर? और इन्होंने जो है कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था मध्य प्रदेश के महू में। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन पूछता है। और इन्होंने 1924 को 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। अब आता है 1930। 1930 को इन्होंने शोषित वर्ग संघ की स्थापना की थी। हुआ क्लियर? और 1932 में ही इनके साथ महात्मा गांधी, इनके बीच में एक पूना पेड़ समझौता होता है। ये भी क्वेश्चन करता है। और 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी। और 1942 में जो स्वतंत्र लेबर पार्टी थी, इसको वो कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? अनुसूचित जनजाति संघ में। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1930। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती भूतपूर्व मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस रियासत पर शासन किया था? रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था कालिंगर के राजा कीरत सिंह चंदेल के यहाँ। ठीक है, यानी कीरत सिंह चंदेल की पुत्री थी, यानी कि ये चंदेल वंशी राजकुमारी थी। कौन? रानी दुर्गावती, चंदेल वंशी। हुआ क्लियर? ठीक है। और इनका विवाह जो है, इनका विवाह हुआ था 1542 के आसपास दलपत दलपत शाह के साथ हुआ था। और ये एक गोंड शासक थे। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद जो है रानी दुर्गावती ने 16 साल शासन किया है। उसके बाद क्या होता है कि डेट आती है 24 जून 1564। 24 जून 1564 को मुगलों से लड़ते हुए ये शहीद हो जाती है। और ये ध्यान रखना कि रानी दुर्गावती की वर्तमान में 500वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोंडवाना। ठीक है। यानी कि इनका विवाह जो है गोंड शासक दलपत शाह के साथ हुआ था। और जो गोंड शासक था, ये जो महाकौशल है, यहाँ पे ये शासन कर रहा था, इसे कहते थे गोंडवाना लैंड। ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गोंडवाना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती खालिस्तान राजकुमारी थी। तो मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ कि जो रानी दुर्गावती है, ये कालिंदर के राजा कीरत सिंह चंदेल की ये पुत्री थी। यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चंदेल वंशी राजकुमारी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने किस वर्ष में अंतिम सांस ली थी? ठीक है। तो पहले समझ जाइए कि दोस्त मोहम्मद खान कौन थे। तो दोस्त मोहम्मद खान जो है, ये थे अफगानी। हुआ क्लियर? और ये जो है औरंगजेब की क्या थे? सेनापति थे। लेकिन औरंगजेब का एक विद्रोही था, वो था तरजी बेग। तरजी बेग को ये जो है कौन? दोस्त मोहम्मद खान हरा देता है। और इसी कारण जो है औरंगजेब जो है दोस्त मोहम्मद खान को भोपाल के समीप एक क्षेत्र प्रदान करता है। लेकिन क्या होता है कि एक रानी होती है, रानी का नाम होता है कमलापति। कमलापति जो है दोस्त मोहम्मद खान से मांगती है सहायता। और सहायता मांगने के एवज में जो कमलापति है, उसे देती है एक छोटा सा गांव। उस गांव का नाम होता है भोपाल गांव होता है। ठीक है। और इसी कारण जो है दोस्त मोहम्मद खान जो है 1723 को भोपाल के मुस्लिम 1723 को भोपाल में मुस्लिम शासन की स्थापना करता है। हुआ क्लियर? ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि उसने अंतिम सांस कब ली। यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1728। 1728 को दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु हो जाती है। ये थी दोस्त मोहम्मद खान की स्टोरी। हुआ क्लियर? और ये याद रखना कि जो आधुनिक भोपाल का जनक किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है। तो आधुनिक भोपाल का जनक जो है वो दोस्त मोहम्मद खान को ही कहते हैं। ये यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने भीमबेटिका की खोज की थी? तो ध्यान रखना, जो भीमबेटिका है ये मध्य प्रदेश का जिला है रायसेन जिले में अवस्थित है। ठीक है। और ये जो है पूरा पाषाण काल है।
पूरा प्रश्नकाल यहाँ पर हमें क्या मिले हैं? शैल चित्र मिले हैं और ये शैल चित्र जो है मानव निर्मित है, मानव निर्मित है, ठीक है? और इसकी खोज जो है 1957 में 1957 में किसने की थी? विष्णुधर वाकड़कर ने की थी, ठीक है? और जो भीमबेटका है इसे 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। हुआ क्लियर? यहाँ से इतने क्वेश्चन करता है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1957। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा सांची स्तूप बनाया गया था? तो ध्यान रखना, जो सांची स्तूप है ये अशोक द्वारा बनाया गया था और ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। और क्लियर? ये जो इससे आप वेरिएंट कर लेना इससे आप, कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो वो सांची स्तूप है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि भारत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है। वो क्लियर? एक इस राज्य में ये भी कमेंट करना। ये क्वेश्चन जो है हर स्टेट पीएससी में पूछ चुका है। वो क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में लिखे हैं? तो ध्यान रखना, बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश का जिला है, उसका नाम है उमरिया। उमरिया जिले में एक किला है बांधवगढ़ किला, ठीक है? और बांधवगढ़ किला की जो स्थापना है, इसने निर्माण किया था, वो किया था व्याघ्रदेव। व्याघ्रदेव ने इसकी स्थापना किया था, ठीक है? और ये यहाँ पे जो शिलालेख में प्राप्त हुए हैं, ये शिलालेख में मिले हैं, वो मिले हैं संस्कृत के। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। यहाँ के जो शिलालेख है उसकी भाषा कैसी है? वो है संस्कृत भाषा है। और क्लियर? और बांधवगढ़ जो है यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है बांधवगढ़ नेशनल पार्क और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, ठीक है? और ये भी क्वेश्चन कर चुका है ज्योग्राफी में, ठीक है? वो क्लियर? जो पहला क्वेश्चन है वो है, आसीरगढ़ मध्य प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ध्यान रखना, जो आसिरगढ़ है ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में अवस्थित है। जो बुरहानपुर जिला है इसकी सीमा जो है महाराष्ट्र से लगती है। हुआ क्लियर? और बुरहानपुर जिले के ही एक गांव है, उस गांव का नाम है पांधारा। पांधार पांधार गांव में ही आसिरगढ़ किला अवस्थित है, जिसका निर्माण जो है राजा अहिर ने करवाया था। और इस आसिरगढ़ के किले में भगवान शिव का मंदिर और जामा मस्जिद अवस्थित है। आसिरगढ़ के किले को दक्कन का द्वार कहते थे, क्योंकि इस आसिरगढ़ किले को जीते बिना आप दक्षिण में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बुरहानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखना, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनका नाम था दिग्विजय सिंह। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ठीक है, तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है वो है बरगद। वह क्लियर? इसका वैज्ञानिक नाम है फ्लाइकस वेनगा हेलेसिस। और मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है दूधराज एशियन पैराडाइज फ्लाईकेचर। और मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। राजकीय पुष्प है सफेद लिली। और राजकीय जो मछली है वो है महासीर। राजकीय जो खेल है वो है मलखम। और जो राजकीय नाट्य है वो है माच। हुआ क्लियर? तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में अवस्थित है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 1935 के तहत 1936 को की गई थी। इसके अधिकार क्षेत्र में मध्य प्रदेश आता है। इस उच्च न्यायालय के दो खंडपीठ है, एक है इंदौर, एक है ग्वालियर। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है?
तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में इंदौर शहर को जाना जाता है। पिछली शताब्दी में इस शहर में कपड़े और आभूषण आदि के मामले में महाराष्ट्र एवं गुजरात के साथ प्रमुख व्यवसाय होता था। वर्तमान में ये राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र और खेल गतिविधियों के लिए मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज इत्यादि का विस्तार हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखना, 1950 1950 में ब्रिटिश पूर्वी ब्रिटिश केंद्रीय प्रांत और बरार मरकाई के राज्य और छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर मध्य प्रांत का गठन किया गया था। तब इसको मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे पहले? वो थे रविशंकर शुक्ल। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मध्य प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्रमशः मध्य प्रदेश के राजकीय पशु पक्षी व पेड़ है? तो मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूं कि जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी कौन है? तो वो है दूधराज, जो राजकीय पेड़ है वट यानी बरगद। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या है? जो राजकीय पशु है ये है बारहसिंगा। ठीक है। और जो राजकीय वृक्ष है ये बरगद है। राजकीय पक्षी कौन है? दूधराज है, शाहबलूत भी कहते हैं इसे। राजकीय मछली कौन सी है? तो ये महासीर है। राजकीय पुष्प पूछेगा आपसे तो वो सफेद लिली है। और राजकीय खेल कौन सा है? तो वो है मलखम्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी बैंक नोट मुद्रणालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो ध्यान रखना, सरकारी बैंक नोट मुद्रणालय मध्य प्रदेश के देवास जिले में अवस्थित है। हुआ क्लियर? इसकी स्थापना जो है 1974 1974 में की गई थी। यहाँ पर 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 के नोट छापे जाते थे। और ध्यान रखना, 1967 को होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना की गई थी, जहां पर स्टाम्प पेपर तथा नोट बनाने वाले कागज का उत्पादन होता है। ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट आपके एग्जाम पढ़ने से इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन है, टीकमगढ़ का स्वर्णकार स्वयं को किस शहर की उत्पत्ति मानता है? तो ध्यान रखना, टीकमगढ़ का जो स्वर्णकार स्वयं को अयोध्या अयोध्या शहर की उत्पत्ति मानता है। टीकमगढ़ जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है। और अयोध्या जो नगरी है इसके पास से एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम है सरयू नदी। क्या नाम है? सरयू नदी नाम है। ठीक है। जो धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी है, यहाँ पर प्रभु राम जी का जन्म स्थल माना जाता है। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ध्यान रखना, जो भोपाल राज्य की स्थापना है ये दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। इसलिए दोस्त मोहम्मद खान को आधुनिक भोपाल का जनक कहा जाता है। हुआ क्लियर? दोस्त मोहम्मद खान का बेटा हुआ है यार मोहम्मद खान। यार मोहम्मद खान के बाद नवाब बना है भोपाल का फैज मोहम्मद खान। फैज मोहम्मद खान के बाद नवाब बना है भोपाल का हयात मोहम्मद खान। हयात मोहम्मद खान के बाद नवाब बना है वजीर मोहम्मद खान। वजीर मोहम्मद खान के बाद भोपाल का नवाब बना है नजर मोहम्मद खान। हुआ क्लियर? और नजर मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी होती है कौन? कुदुसिया गोहर बेगम। हुआ क्लियर? यहाँ से बेगम काल शुरू होता है, इसलिए ये जो नजर मोहम्मद खान है आपको याद होना चाहिए इस पॉइंट से भी। कुदुसिया बेगम के बाद नवाब बनते हैं जहांगीर मोहम्मद खान, जो सिकंदर बेगम के पति थे। उसके बाद नवाब सिकंदर जहां बेगम बनती है। उसके बाद नवाब बनते हैं शाहजहां बेगम बनती है। उसके बाद नवाब बनती है जहान बेगम। उसके बाद नवाब बनते हैं हमीदुल्ला खां। और हमीदुल्ला खां के बाद नवाब बनते हैं साजिदा बेगम। साजिदा बेगम के पति होते हैं अली पटौदी। और अली पटौदी बनते हैं नेक्स्ट नवाब बनते हैं। अली पटौदी के बेटे होते हैं कौन? वर्तमान जो हीरो हैं उनका नाम है नवाब सैफ अली खान। नवाब सैफ अली खान के दो पुत्र होते हैं, एक है बेगम सारा अली
और दूसरे हैं नवाब तैमूर। तो ये जो है दोस्त मोहम्मद खान की वंशावली थी, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसलिए। और ये ध्यान रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नजर मोहम्मद खान के बीच ही एंग्लो भोपाल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ये कब हुए थे? ये हुए थे 1818 को हस्ताक्षर हुए थे, ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से कौन से वंश से वाकपति मुंज संबंधित है? तो ध्यान रखना, वाकपति मुंज को परमार वंश का स्वतंत्रता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये जो परमार वंश के जो हुए हैं मुंज, मुंज एक्चुअली सियाग द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। सियाग द्वितीय जो है उज्जैन के जंगल से गुजर रहे थे, वहां उनको एक बच्चा मिला और जिस जंगल मिला था वहां घास पाई जाती है, मुंज घास। हुआ क्लियर? जहां बच्चा मिला था वो घास पाई जाती है, मुंज घास। इसलिए सियाग द्वितीय ने उस बच्चे का नाम जो है क्या रखा? मुंज कर दिया, जो बड़ा होकर उत्पल राज के नाम से जाना गया। इसकी कुछ उपाधियां थी जो आपको याद होना चाहिए। पृथ्वी वल्लभ, वल्लभ श्री, अमोघ वर जैसी उपाधि इसने धारण किया था। अभी बीच में टीवी से लाया था पृथ्वी वल्लभ, वो इसी मुंज के जीवन पर आधारित था। और ये वाकपति मुंज ने ही अपने नाम का मुंज सागर की स्थापना की है। कहाँ पर? ये किया है धार नगरी में। धार नगरी में मुंज सागर का इसने निर्माण कराया था। और ये भी ध्यान रखना कि वाकपति मुंज ने गुजरात में मुंजपुर शहर बसाया था। कहाँ पर? गुजरात में, भी ध्यान रखना, ठीक है। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने कलचुरी शासक युवराज द्वितीय पर भी आक्रमण किया था। कलचुरी की राजधानी थी, वो थी त्रिपुरी, जो वर्तमान में क्या है? जबलपुर है। इस पर अधिकार कर लिया। और ये भी ध्यान रखना है, गुजरात के एक राजपूत हुए हैं शक्ति कुमार पर भी वाकपति मुंज ने आक्रमण कर उसकी राजधानी जो है उदयपुर पर भी अधिकार कर लिया था। कल्याणी के चालुक्य हुए हैं तैलभ द्वितीय ने मुंज पर 6 बार आक्रमण किया तैलभ द्वितीय ने। ये क्वेश्चन पूछता है कि तैलभ द्वितीय ने वाकपति मुंज पर कितने बार आक्रमण किया? तो ये 6 बार आक्रमण किया। लेकिन क्या हुआ है कि 7वीं बार सेनापति रुद्रादित्य की सलाह को दरकिनार कर मुंज ने चालुक्य पर आक्रमण किया। यानी उसका सेनापति था कौन? रुद्रादित्य। किसका? मुंज का। उसने मना किया था कि युद्ध मत करो, उसको सलाह को उसको माना नहीं और मुंज ने चालुक्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर वाकपति मुंज जो है पराजित हुआ। यानी 7वीं बार वो क्या हुआ? पराजित हो गया। कौन? वाकपति मुंज। और तैलभ द्वितीय की जो बहन थी उसका नाम था मृणालवती। मृणालवती के द्वारा धोखा दिए जाने के कारण तैलभ द्वितीय द्वारा मुंज की हत्या कर दी। कहाँ पर? उसके कैद खाने में, यानी उसके कारागार में। हुआ क्लियर? इस प्रकार से जो तैलभ द्वितीय था उसने वाकपति मुंज की हत्या कर दी। जो वाकपति मुंज था वो कवि व्रस और कवि वर्षा की उपाधि धारण किए हुए था। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि जो वाकपति मुंज है एक उच्च कोटि का विद्वान था और उसने अपने दरबार में कई विद्वानों कवियों को संरक्षण दिया था। उसके दरबार में 9 सांग चरित का रचयिता पद्मगुप्त था। 10 पूरक नामक किताब का लेखक धनंजय था। दसोरु पाव लोक किताब का रचयिता धानिक। सुभाषित संदेहों का रचयिता अमित गत। और मृत संजीवनी इंगल छंद का रचयिता हुला युद्ध आदि वाकपति मुंज के दरबार में संरक्षण पाते थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी स्टेट एग्जाम या पीएससी में पूछ चुका है। ठीक है, हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा परमार वंश। ठीक है, वाकपति का संबंध किससे है? ये परमार वंश है। और परमार वंश की स्थापना किसने किया था? ये उपेंद्र कृष्णराज ने परमार वंश की स्थापना किया था। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये वाकपति मुंज की पूरी कहानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीराजपुर रियासत की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना, अलीराजपुर की स्थापना 1437 में। 1437 में किसने किया था? राजा आनंद आनंद देव ने, आनंद देव के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1437। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 के 8 खंबे और 4 खंबे किसके 2 अवशेष हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना, 11 के 8 खंबे और 4 खंबे मंदिर के 2 अवशेष हैं। किसके? मंदिर के 2 अवशेष हैं। ये एमपीएसआई में क्वेश्चन पूछ चुका है 2017 में। ठीक है, और इन मंदिरों की विशेषता ये है कि ये मंदिर
आभूषण की तरह दिखाई देते हैं। ये मंदिर जो है 9वीं से 10वीं सदी में निर्मित हुए थे। इनकी नक्काशीदार स्तंभ, मूर्तियां, दरवाजे, चौखट और बालकनी वास्तुकला के रूबरू करवाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे, किस जिले से संबंधित है? तो ध्यान रखना, ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिशों के विरुद्ध 1857 विद्रोह में लड़े थे, ये मध्य प्रदेश के देवास जिले, मध्य प्रदेश के देवास जिले से संबंधित है, जो तत्कालीन राघवगढ़ रियासत के राजा थे। यानी उस समय ये राघवगढ़ रियासत के राजा थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, देवास जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों के निम्नलिखित वंशों में से कौन सा खजुराहो मंदिर से जुड़ा हुआ है? ध्यान रखना, 950 ईसा से लेकर 1050 के बीच चंदेल राजाओं ने यहाँ लगभग 85 मंदिरों का निर्माण कराया था, जिसमें से केवल वर्तमान में 25 मंदिर ही हमें सुरक्षित बचे हुए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख मंदिर है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है कंदरिया महामंदिर, दूसरा है चतुर्भुज मंदिर, तीसरा है चौसठ मंदिर, लक्ष्मण सिंह मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, आदिनाथ पार्श्वनाथ मंदिर, जिन्नानाथ, बौद्धनाथ मंदिर, दूलादेव मंदिर। ठीक है, ये सारे मंदिर जो है इंपॉर्टेंट है। ये सारे मंदिरों के आपको याद होना चाहिए कि किन शासकों ने इसका निर्माण कराया था। वह क्लियर। और जो खजुराहो के मंदिर है, ये 1986 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। और ये ध्यान रखना कि सल्तनत काल में सुल्तान हुआ है, उसका नाम है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में एक यात्री आया था, विदेशी यात्री, उसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अपनी बुक लिखा है, बुक का नाम है रेहला। ठीक है, तो ये बुक भी पूछ चुका है MPSC में। रेहला बुक में उसने खजुराहो के मंदिरों का वर्णन किया है। हुआ क्लियर। और ये कहा है कि ये जो खजुराहो है, ये विदेशी पर्यटकों का स्वर्ग है। क्या कहा है? विदेशी पर्यटकों का स्वर्ग है। कभी अब क्वेश्चन आए कि खजुराहो मंदिर को विदेशी पर्यटकों का स्वर्ग किसने कहा है, तो वो इब्न बतूता ने कहा है। किसमें कहा है? तो इब्न बतूता की एक बुक है रेहला, रेला में कहा है। वह क्लियर। ये सारे फटाफट याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंदेल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था? तो ध्यान रखना, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए अधम खां, क्या नाम है उसका? अधम खां, अधम खान को भेजा था। वह क्लियर। मांडू वर्तमान में मालवा क्षेत्र के धार जिले में, कहां पर? धार जिले में है। और धार में ही वाकपति मुनि ने ही मुनि सागर की स्थापना या निर्माण कराया था। ठीक है, मांडू मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक स्थल है और पर्यटक स्थल भी है, जो रानी रूपमती बादशाह बाज बहादुर की अमर प्रेम कहानी का साक्षी है। मांडू को मांडवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर रानी रूपमती का महल, हिंडोला महल, जहाज महल, जामा मस्जिद, ये एक ऐतिहासिक नगरों की भूमि है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अदम खां। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा नगर वर्तमान में मध्य प्रदेश में नहीं है? तो ध्यान रखना, महाकाव्य काल में उल्लेखनीय है जनकपुरी। जनकपुरी जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश में नहीं है। जनकपुरी जो है नेपाल का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता था। किसकी? मिथिला की राजधानी माना जाता था। यहाँ के प्रसिद्ध राजा हुए हैं जनक। जबकि महाभारत के जो महिष्मती है, उज्जैनी है, कुंतलपुर है और विराटपुर जो है मध्य प्रदेश के नगर थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जनकपुर। ये कहाँ पर वर्तमान में? नेपाल में। हुआ क्लियर। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन अवंतिका के रूप में जाना जाता था? ठीक है, तो ध्यान रखना, जो अवंतिका है ये है प्यारा भारत। ठीक है, और ये है MP और ये है मगध। यहाँ पे था मगध। ठीक है, और ये है मध्य प्रदेश।
और मध्य प्रदेश में यहाँ पर है अवंतिका। ठीक है, आज का ये उज्जैनी है। हुआ क्लियर? अब ये ध्यान रखना कि जो मगध और अवंतिका में क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है? तो ध्यान रखना, जब प्राचीन काल में जब मगध यानी जो महाजनपद का उदय हुआ था, उसमें 16 महाजनपद थे। हुआ क्लियर? और 16 महाजनपद का हमको उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये आगंतुर निकाय और भगवती सूत्र, जैन धर्म का है भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म का है आगंतुर निकाय में 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है? अब अवंतिका और मगध में सिमिलरिटी क्या है वो देख लीजिए। जो मगध है ये सबसे शक्तिशाली था, ठीक है? और अवंतिका जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा था, ये ध्यान रखना, ठीक है? कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य या महाजनपद कौन सा था, तो वो था मगध। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा था, तो वो अवंतिका था। हुआ क्लियर? अवंतिका जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य का उज्जैन शहर है वर्तमान में। और जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के समय उज्जैन सम्राट अशोक की ये राजधानी थी। और जो उज्जैन है, ठीक है, ये क्षिप्रा नदी के तट के किनारे स्थित है। और यहाँ पर हिंदू महाकुंभ लगता है। और ध्यान रखना 2028 में यहाँ पे कुंभ लगने वाला है, ठीक है? और ये भी ध्यान रखना कि जो उज्जैन है यहाँ पर वराहमिहिर जो गणितज्ञ हुए हैं, वराहमिहिर का जन्म स्थल है। और जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी, वो थी पंच सिद्धांतिका। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उज्जैन। हुआ क्लियर? यानी कि वर्तमान में ये उज्जैन है, प्राचीन में ये अवंतिका महाजनपद था, जो 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद था क्षेत्र वाइज में। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो ध्यान रखना, राजा भोज जो है ये परमार वंश के प्रतापी शासक थे। और परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उनका नाम है उपेंद्र कृष्णराज। इन्होंने परमार वंश की स्थापना किया था। इसमें राजा हुए हैं राजा भोज। राजा भोज के दरबार में रहते थे एक कवि जिनका नाम था धनपाल। क्या था? धनपाल। ठीक है। धनपाल ने जैन धर्म अपना लिया था। राजा भोज ने धनपाल को कवि श्रव एवं प्रसिद्ध सारस्वत जैसे 2 उपाधियों से अलंकृत किया था। और जो धनपाल है ये पहले जैन धर्म का विरोधी था, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी धनपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बेगम ने भोपाल पर शासन किया है? तो ध्यान रखना, जो भोपाल राज्य की स्थापना किसने किया था? वो किया था दोस्त मोहम्मद खान ने। इसलिए दोस्त मोहम्मद खान को आधुनिक भोपाल का जनक कहा जाता है। हुआ क्लियर? और भोपाल रियासत में महिला शासक के रूप में सिकंदर बेगम का नाम आता है। और सिकंदर बेगम ने 1860 से लेकर 1868 तक इन्होंने 8 साल शासन किया है। और जस्ट इसके पहले क्या हुआ था? ये हुआ था 1857 आया था। और 1857 में जो है 1857 क्रांति आई थी। और इस क्रांति में सिकंदर बेगम ने अंग्रेजों का समर्थन दिया था, अंग्रेजों को साथ दिया था। इसीलिए जो सिकंदर बेगम थी उसे नाइट ग्रैंड कमांडर कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? वो है नाइट ग्रैंड कमांडर कहा जाने लगा। ठीक है। कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि भोपाल की ऐसी कौन सी बेगम है जिसे नाइट ग्रैंड कमांडर कहा जाता है, तो वो है सिकंदर बेगम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सिकंदर बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखना, भोपाल राज्य की स्थापना हुई है 1724 1724 में अफगान सरदार, उसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान। क्या नाम था? दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान एक्चुअली जो औरंगजेब हुआ है इसका एक कमांडर था, ने मुगल सेना का ये कमांडर था। और इसने तरजीह बेग को हरा दिया था जो मुगलों का विरोधी था। इसलिए इसे भोपाल राज्य के समेत एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा दिया गया था।
और उसके बाद जो है रानी कमलापति ने इससे हेल्प मांगी और हेल्प के एवज में जो रानी कमलापति है इसने एक गांव दान दिया इसे, वो दिया भोपाल। इसलिए भोपाल राज्य के रूप में संस्थापक रूप में जाना जाता है कौन? दोस्त मोहम्मद खान। ये क्वेश्चन आता है कि आधुनिक भोपाल का जनक किसे कहते हैं, तो वो है दोस्त मोहम्मद खान। हुआ क्लियर? और दोस्त मोहम्मद खान ने जो शासन किया है वो किया है 1723 से लेकर 1728 के बीच। हुआ क्लियर? इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दोस्त मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो ध्यान रखना, बुंदेल वंश के राजा वीर सिंह देव ओरछा के प्रसिद्ध शासक थे। कौन थे? राजा वीर सिंह देव ओरछा के प्रसिद्ध शासक थे, जिनकी राजधानी गोहरा थी। क्या थी? गोहरा। ऑप्शन बी सही होगा। ओरछा शहर की जो स्थापना है ये किया था किसने? रुद्र रुद्र प्रताप रुद्र प्रताप सिंह ने किया था। ठीक है, कब किया था? ये किया था 16 सी कब किया था? ये किया था 16वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राजा का नाम बताएं जिन्होंने पन्ना शहर की स्थापना किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो पन्ना शहर की स्थापना किया था किसने? महाराजा छत्रसाल ने। किसने किया था? महाराजा छत्रसाल ने किया था। कब किया था? ये किया था 1675 में। 1675 को राजा छत्रसाल ने पन्ना शहर की स्थापना किया था और इसे अपनी राजधानी बनाया था। पन्ना शहर जो है हीरे की खान के लिए भारत में प्रसिद्ध है और अपने प्राचीन और सुंदर मंदिरों के कारण इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, महाराजा छत्रसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? तो ध्यान रखना, लांजी का किला, फोर्ट ऑफ लांजी, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक ऐतिहासिक स्थल है। इस किले का निर्माण जो है गोंड राजवंश के शासकों द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गोंड। हुआ क्लियर? इस मंदिर इस किले के अंदर एक प्राचीन मंदिर है जिसमें विभिन्न देवताओं की मूर्तियां हैं। यह किला अपने चारों ओर से एक सुरक्षा खाई से घिरा हुआ है। हुआ क्लियर? और ध्यान रखना, बालाघाट जिले में एक चावल होता है जिसे कहते हैं चिन्नौर चावल। ठीक है, और चिन्नौर चावल को क्या जीआई टैग मिल चुका है। और बालाघाट जिले में एक स्थान है वो है रमरमा। रमरमा में जो 1925 को 1925 को जो आरएसएस आरएसएस संस्थापक थे उनका नाम था हेगड़ेवार जी की मूर्ति स्थापित की जा रही कहाँ पर? रमरमा में। और ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीएससी का जो एंट्री होता है वहां पे क्वेश्चन कर लिया था, इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती खालिस्तान से संबंधित है? तो ध्यान रखना, रानी दुर्गावती जबलपुर से संबंधित है। किससे? जबलपुर से संबंधित है। ठीक है, और ध्यान रखना, रानी दुर्गावती का जन्म जो है 1524 में 1524 में कालिंगर के राजा कीरत राय की एकमात्र संतान के रूप में हुआ था। इनका विवाह जो है गोंडवाना राज्य के शासक संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। किससे? संग्राम सिंह के पुत्र कौन थे? दलपत शाह से हुआ था। रानी का राज्य जो है उसमें जो रानी राज्य करी है वर्तमान में जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, मंडला, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 1564 1564, ये आपको याद होना चाहिए। 64 को आसफ खां, ठीक है, आसफ खां से युद्ध करते हुए हो गई थी। आसफ का कौन था? तो ये मुगल एक सेनापति था अकबर का। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? जबलपुर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवास खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखना, देवास रियासत की स्थापना जो है मराठा सम्राट जीवाजी राव दादा साहब इसे कहते हैं तथा तुकोजी राव बाबा साहब के द्वारा 1728 को किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? और ध्यान रखना, देवास यानी कि राघोगढ़ रियासत के एक थे ठाकुर दौलत सिंह। कौन थे? ठाकुर दौलत सिंह। ठाकुर दौलत सिंह ने 1857 में
अंग्रेजों का सामना बहुत ही बहादुरी से किया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ठाकुर दौलत सिंह का संबंध कहाँ से है? तो वो देवास के राघवगढ़ रियासत से है। हुआ क्लियर? और ध्यान रखना, देवास में आकर्षक केंद्र चामुंडा देवी मंदिर, खिवनी अभ्यारण्य, सिद्धेश्वर मंदिर, ठीक है, आदि जो है यहाँ पर एक दार्शनिक और पर्यटक स्थल भी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तुकोजी राव जीवाजी राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था? तो सन 1880 को 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। उस समय सागर में 4 तहसील थी। एक है खुराई, एक है सागर, एक है रहली, एक है नंदा। ठीक है, तो क्या आंसर इसका? ऑप्शन बी, 1818। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ था? ठीक है, तो ध्यान रखना, ये है प्यारा भारत। ठीक है, और यहाँ पर है अपना प्यारा एमपी। ठीक है, और यहाँ पर था मगध। ठीक है, और यहाँ पे जो एमपी में मगध था, उसका जो वर्तमान क्षेत्र है वो है मालवा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मालवा से जुड़ा हुआ था। अवंती जो है, उस समय की जो 16 महाजनपद थी, उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र था अवंती का। और जो मगध है, ये सबसे शक्तिशाली था 16 महाजनपदों में से। हुआ क्लियर? और 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है, ये क्वेश्चन करता है, तो इसका आंसर देना आप कि जो बुद्ध धर्म है, उसका एक ग्रंथ है आगंतुर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। वहीं पर जो जैन धर्म का भगवती सूत्र है, उसमें भी उल्लेख मिलता है 16 महाजनपद का। हुआ क्लियर? इसमें सबसे बड़ा कौन सा था? अवंती। सबसे शक्तिशाली कौन सा था? तो वो था मगध। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई है? तो ध्यान रखना, सांची के स्तूप में बुद्ध के शिष्य थे सारिपुत्र और महामोगलायन की अस्थियां रखी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी, बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी के तट के किनारे है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि सांची के किस नदी किनारे स्थित है? तो वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। जो सांची है वो रायसेन जिले में स्थित है। भी पूछता है कि किस जिले में है? तो रायसेन जिले में स्थित है। और सम्राट अशोक ने सांची स्तूप को 3री शताब्दी में निर्माण कराया था। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सारिपुत्रा महामोगलायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो ध्यान रखना, चंदेरी के किले का निर्माण जो है कीर्तिपाल सिंह ने करवाया था। कब? 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में कीर्तिपाल ने चंदेरी के किले का निर्माण कराया था। चंदेरी जो है मध्य प्रदेश के अशोकनगर, अशोकनगर जिले में स्थित है। और यह एक ऐतिहासिक नगर है। बुंदेलों और मालवा के सुल्तानों की बनाई गई इमारतें यहाँ दिखाई देती है। और ये ध्यान रखना, जो चंदेरी के किले के जो मुख्य द्वार है, वहाँ पर दरवाजा है, उसका नाम है खूनी दरवाजा। खूनी दरवाजा। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? कीर्तिपाल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1942 1942 में छत्तीसगढ़ का एक समाचार पत्र अंग्रेजों का कोप भोजन बन गया था। तो उसका आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, सन 1942, सन 1942 1942 में छत्तीसगढ़ का एक समाचार महाकौशल अंग्रेज, क्या नाम था उसका? महाकौशल अंग्रेज, जो अंग्रेज है उसका कोप भाजक बन गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए, नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर चुनिए। राजा भोज, ध्यान रखना, राजा भोज जो हुए हैं, राजा भोज जो हैं परमार वंश के प्रतापी शासक थे। और परमार वंश के और परमार वंश की जो स्थापना है किसने किया था? ये किया था उपेंद्र कृष्णराज ने। किसने किया था? उपेंद्र कृष्ण ने। हुआ क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। राजा भोज का संबंध किससे रहा है? ये रहा है धार नगरी से। ठीक है, नेक्स्ट है दुर्गावती।
तो ध्यान रखना, गोंड वंश में प्रतापी शासक हुए हैं वो हैं संग्राम सिंह। संग्राम सिंह के पुत्र हुए हैं दलपत शाह। दलपत शाह का विवाह हुआ था रानी दुर्गावती से। ठीक है, ये इसका संबंध किससे है? वो है गोंडवाना शासन से। हुआ क्लियर? तीसरा है समुद्रगुप्त। ध्यान रखना, गुप्त शासक समुद्रगुप्त जो है इनका संबंध किससे है? वो है विदिशा से। हुआ क्लियर? और जो मौर्य सम्राट अशोक का संबंध किससे है? वो है उज्जैन से। ये ध्यान रखना, ठीक है। और उज्जैन में क्या किया जा रहा है? उज्जैन में 2028 में क्या होगा? कुंभ होगा। और जो उज्जैन है एक नदी किनारे बसा हुआ है, और नदी कौन सी है? वो नदी है क्षिप्रा। हुआ क्लियर? ठीक है। और उज्जैन में ही 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है जिसे हम महाकाल कहते हैं। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? ये आप मिलान कर लेना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग जो है चरण पादुका नरसंहारों कहा जाता है। किसको? चरण पादुका नरसंहारों कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था? 14 जनवरी 1931 1931 को मकर संक्रांति के मेले में चरण पादुका में हो रही सभा में सेना ने घेर कर, जो सेना थी अंग्रेज सेना, उन्होंने घेर कर निहत्थे लोगों पर मशीन गन से या बंदूक से गोली चला दी, जिसमें 21 लोग की मौत हो गई और अनेक गंभीर रूप से लोग घायल हो गए। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था चरण पादुका में। ये भी क्वेश्चन करता है कि चरण पादुका जो है नरसंहार ये कब हुआ था? तो ये 14 जनवरी 1931। दिन कौन सा था? वो था मकर संक्रांति मेला। ठीक है, तो जो मकर संक्रांति मेला है ये ध्यान रहेगा, तो ये जो डेट है ये याद रहेगी, ध्यान रखना। हुआ क्लियर? सन कौन सा है? 1931। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती खालिस्तान की रानी थी। ये पूछ रहा है कौन से क्षेत्र की रानी थी दुर्गावती? तो ध्यान रखना, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती मंडला की रानी थी। रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सी चंदेल की पुत्री थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन से वंश की राजकुमारी थी? तो ये चंदेल वंश की राजकुमारी थी। ये ध्यान रखना। इनका विवाह जो है गढ़कटंगा गढ़कटंगा के सम्राट हुए हैं कौन? संग्राम सिंह के पुत्र हुए हैं दलपत शाह। दलपत शाह से विवाह किसका? रानी दुर्गावती का। ठीक है। और मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशीय चार राज्य चार राज्यों पर राज करते थे। एक है गढ़मंडला, एक है देवड़ा, एक है चंदा, एक है खेरला। ठीक है, क्या है? एक है मंडला। ठीक है। दूसरा क्या है? वो है देव। तीसरा क्या है? वो है चंदा। और चौथा क्या है? वो है खेरला। ठीक है, ये चार क्षेत्र में इनका शासन था। इसी प्रकार जो है रानी दुर्गावती के पति दलपत शाह का अधिकार कौन सा था? गढ़मंडला था। ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद जो है दुर्गावती ने 16 साल शासन किया है और वो गढ़मंडला में शासन किया। ठीक है। उसके बाद जो है अकबर का एक सेनापति था, वो था आसफ खां। आसफ खां। ठीक है। आसफ खां के नेतृत्व में रानी दुर्गावती के पर आक्रमण हुआ। ठीक है। अब ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये आक्रमण कब हुआ था, क्योंकि इसी आक्रमण में क्या हुआ था? रानी दुर्गावती शहीद हो जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको, पहले जो पीवाई की हुआ उसको बता चुका हूँ, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? तो ध्यान रखना, सेंधवा में भीमा नायक के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था। भीमा नायक का जन्म जो है 1840 को हुआ था, यानी 1840 को हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था निमाड़ में। ठीक है। निमाड़ कौन सा? वो था पश्चिमी निमाड़। पश्चिमी निमाड़ रियासत में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? पंच मोहाली गांव में हुआ था, ध्यान रखना। और इन्होंने 1857 1857 में भीमा नायक ने अंग्रेजों के बीच मुकाबला हुआ था, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध ने लड़ाई करी थी। ठीक है।
अब यहाँ से याद रखना कि एक क्वेश्चन पूछता है रॉबिन हुड। 2 रॉबिन हुड हैं। भारत में 2 रॉबिन हुड हैं। एक है भारत का रॉबिन हुड और एक है नेमाड़ का रॉबिन हुड। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भारत का रॉबिन हुड कौन है, तो वो है टांटियामा। परंतु अगर आपको क्वेश्चन आता है कि नेमाड़ का रॉबिन हुड कौन है, तो वो है भीमा नायक। नेमाड़ से नायक कर लेना तो आपको आसानी होगी, क्योंकि वहाँ पे आप कन्फ्यूज़ नहीं होगे कि कौन-सा रॉबिन हुड भारत का है, नेमाड़ का है। ना से नेमाड़, ना से नायक, ये रॉबिन हुड कहाँ का है? नेमाड़ का है। अब बचे कौन हैं? अब बचे हैं टांटे मामा। टांटे मामा जो है पूरे भारत के रॉबिन हुड है। ठीक है? ये संज्ञा दी गई है ब्रिटिशों के द्वारा। ठीक है? ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भीमा नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? तो ध्यान रखना, 6 जनवरी, 6 जनवरी 1818, 6 जनवरी 1818 को सर थॉमस हिस्लोप, ठीक है? सर थॉमस हिस्लोप और मल्लार राव होलकर के बीच में मंदसौर संधि, कौन संधि? मंदसौर संधि हुई थी, ये ध्यान रखना, ठीक है? ये ध्यान रखना कि मालवा में एक ही लड़ाई हुई थी, उसे कहते हैं माहितपुर। माहितपुर की लड़ाई के बाद यह संधि हुई थी और इस संधि के द्वारा जो होलकरों ने सतपुड़ा पहाड़ी है, ठीक है? उसका जो निचला भाग है, यानी दक्षिणी भाग जो है, ये अंग्रेजों को दे दिया था। यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चन करेगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन तो ये कि मंसूर की संधि कब हुई है? तो ये 1818 में हुई है, ठीक है? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, किससे किसके बीच हुई है? अंग्रेज और मल्हार राव के बीच में हुई है। तीसरी, ये जो संधि हुई थी, इसमें कौन-सी लड़ाई हुई थी? तो वो थी माहिदपुर। क्या नाम है? माहिद। माहिदपुर की लड़ाई के बाद ये संधि हुई थी। चौथा, इस संधि में मराठों ने होलकरों ने अंग्रेजों को क्या दिया था? तो वो दिया था सतपुड़ा क्षेत्र का दक्षिणी भाग। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये सारे पॉइंट जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है या पूछ संभावना रहेगी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधन दौवा किसका सेनापति था? तो ध्यान रखना, बोधन दौवा जो है सहागढ़ के राजा बख्त वली का सेनापति था। सहागढ़ के राजा बख्त वली का सेनापति था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान 1401 ईस्वी में मालवा में स्वतंत्र राज्य की नींव निम्न में से किस शासक ने डाली थी? तो ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत के दौरान, यानी कि 1206 से लेकर 1526 तक, इसे बोलते हैं दिल्ली सल्तनत काल। ठीक है? इस समय जो है मालवा में स्वतंत्र राज्य की नींव किसने रखा, ये पूछ रहा है। ठीक है? तो ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत के दौरान 1400 ईस्वी में मालवा में स्वतंत्र राज्य की नींव डाली थी दिलावर खान ने। किसने? दिलावर खान ने। ऑप्शन बी आंसर सही होगा। हुआ क्लियर? जिन्होंने तैमूर के आक्रमण और साम्राज्य के विघटन के बाद 1401 में 1401 में मालवा को स्वतंत्र राज्य बनाया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दिलावर खान लोधी। ये इसे आप स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों की माला में मोती कहा था? यानी ऐसा कौन सा राजा शासक रहा है जिसने भारत के किलों की माला में मोती कहा है? किसे? ग्वालियर के किले को। तो ध्यान रखना, ग्वालियर के किले को बादशाह बाबर, जो बाबर हुआ है, उसने भारत के किलों की माला का मोती कहा है। जो बाबर हुआ है, उसने भारत के किलों की माला में मोती कहा है। किसे? ग्वालियर के किले को। 1398 से लेकर 1516 ईस्वी तक ग्वालियर तोमरों के राजपूत राजवंश के अंतर्गत आया है और राजा मानसी तोमर के शासनकाल में इसका बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ है। तो इसका आंसर क्या है? वो है, बाबर ने कहा था भारत के किलों की माला में मोती। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू के रूपमती महल का निर्माण किसने कराया था?
तो ध्यान रखना, मांडू के रूपमती महल का निर्माण 365 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर स्थित इस महल का निर्माण जो है बाज बहादुर ने कराया था। किसने? बाज बहादुर। बाज बहादुर की पत्नी कौन थी? वो थी रूपमती। और इसी के साथ ही सैनिकों के लिए मांडू की सुरक्षा पर नजर रखने के लिए बेहतर स्थान के रूप में भी इस महल का प्रयोग किया जाता था। जो रानी रूपमती थी, ये नर्मदा दर्शन के बाद ही अन्न ग्रहण या भोजन ग्रहण करती थी, इसीलिए बाज बहादुर ने ऊंचाई पर इसका निर्माण कराया था। तो इसका आंसर क्या होगा? बाज बहादुर, ऑप्शन ए सही होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार का मूल स्थान था। तो ध्यान रखना, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार का मूल स्थान था गुजरात। मिहिर भोज इस राजवंश के सबसे प्रसिद्ध या प्रतापी राजा थे। ये 8वीं शताब्दी के अरब आक्रमण का विरोध करने के साथ साथ पाल और राष्ट्रकूटों के साथ अपने त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी जो कन्नौज है, इसके अधिकार के लिए पूरे 150 साल तक एक युद्ध चला है, जिसे कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार थे। लेकिन इस त्रिपक्षीय संघर्ष में जो गुर्जर प्रतिहार थे जीते थे, उनको कन्नौज पर अधिकार हो गया। वो क्लियर? इसका संबंध एमपी की हिस्ट्री से भी है। कैसे? जो गुर्जर प्रतिहार है और राष्ट्रकूट है, इनके सामंती कौन थे? वो थे परमार। हुआ क्लियर? परंतु क्या हुआ कि जब यहाँ पे 150 सालों तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला, तो जो परमार थे, उन्होंने इनकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए जो मालवा है, यहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिया। किसने? परमारों ने। और परमार वंश की स्थापना किसने किया था? उपेंद्र कृष्णराज परमार ने। हुआ क्लियर? कहने का मतलब ये है कि अगर त्रिपक्षीय संघर्ष नहीं होता, तो मालवा में परमारों का स्वतंत्र शासन नहीं होता। ये है लॉजिक इसका। हुआ क्लियर? तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसका संबंध एमपी की हिस्ट्री से भी है, इसलिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये पूछ रहा है जो गुर्जर प्रतिहारे मूल रूप से कहाँ के थे, तो ये गुजरात के थे। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू के किलों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ध्यान रखना, मांडू के किलों का निर्माण जो है होसंग शाह ने करवाया था। किसने कराया था? वो कराया था होसंग शाह ने। हुआ क्लियर? ठीक है। और ये जो किले हैं मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? ये धार जिले में है। ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि मांडू किले कहाँ पर है, तो धार जिले में स्थित है। मांडू का यह शहर रानी रूपमती मंडप, होशंग शाह का मकबरा, बाज बहादुर महल, हिंडोला महल आदि विरासत स्थल यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर लगभग लगभग 40 से अधिक यहाँ पर स्मारक है। और ये स्मारक जो है 3 श्रेणियों में बटे हैं। ठीक है, एक कौन से हैं? एक है केंद्रीय ग्राम समूह, दूसरे हैं यहाँ पर रॉयल कॉन्क्लेव समूह, और तीसरे हैं यहाँ पर रीवा कुंड समूह। यानी कि यहाँ पे जितनी भी इमारत है मांडू में, वो 3 श्रेणियों में बटे हैं। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको मेंस में काम आएगा, पीटी में काम नहीं आएगा। ठीक है, हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, होशंगाबाद में। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकॉल श्रेणी संबंधित है, तो ध्यान रखना, मैकॉल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी से संबंधित है। और इस श्रेणी में धारवाड़ की कडप्पा चट्टानों की प्रधानता है। और इस श्रेणी में धारवाड़ की कडप्पा चट्टानों की प्रधानता है, जिसमें लोह एस या फ्लोराइड मिलता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सतपुड़ा श्रेणी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में एक जिला है, वो है सीहोर। ठीक है, सीहोर में ही हथनौरा। हथनौरा में नर्मदा होमो इरेक्टस खोपड़ी की खोज की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हथनौरा से। हुआ क्लियर? ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश बनने के लिए विलय किए गए राज्यों में से एक नहीं है? यह नहीं था पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956
अब बताओ इसका आंसर कि और कभी आपको पूछ ले कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है, ये 1956 में बना था, ये कौन-सा संविधान संशोधन था? ध्यान रखना ये 7वां जो है संविधान संशोधन था, ध्यान रखना, ठीक है? क्वेश्चन पूछता है और ये जो अधिनियम है भारत के राज्य और क्षेत्रों की सीमाओं का अधिनियम था, जो उन्हें भाषा के आधार पर किसे भाषा के आधार पर ये ध्यान रखना, भाषा के आधार पर व्यवस्थित करता था और मध्य प्रदेश में शामिल किए गए राज्य विंध्य प्रदेश, भोपाल, मध्य भारत थे। लेकिन उपर्युक्त जो विकल्प दिए गए हैं उसमें नागपुर नागपुर जो है वो शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 में अंग्रेजों ने नागपुर राज्य पर कब्जा कर लिया, जिसमें अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ खालिस्तान, मध्य प्रदेश भी शामिल था। तो ध्यान रखना 1853 में 1853 में अंग्रेजों ने नागपुर राज्य पर कब्जा कर लिया था, जिसमें पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के साथ-साथ दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश भी शामिल था। कौन-सा? दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश भी शामिल था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एमपी का दक्षिण पूर्वी प्रदेश। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1588 एडी में आसिरगढ़ किले के ऊपरी हिस्से में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान रखना आसिरगढ़ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। आसिरगढ़ जो है एक ऐतिहासिक किला बहुत प्रसिद्ध है तथा इसका निर्माण जो है 14वीं सदी में किसने कराया था? वो कराया था राजा अहिर ने। अहिर राजा ने कराया था। हुआ क्लियर? ठीक है। और ध्यान रखना एक राजा हुआ है राजा अली खां। अली खां राजा अली खान ने 1588 में आसिर किले के ऊपरी हिस्से में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राजा अली खान। हुआ क्लियर? ठीक है। और इसके साथ ही जो आसिरा किला है इसमें ईदगाह, बुरहानपुर में मकबरे और जहानाबाद में सीरी मस्जिद और कई इमारतों का निर्माण कराया गया है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजा अली खान। हुआ क्लियर?